अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर जोहा है। मैं रेजिडेंट हूँ साइकाइट्री डिपार्टमेंट में खान अस्पताल के अंदर। मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगी आज की टॉक में। आज की जो हमारी गुफ्तगू है उसका जो टॉपिक है वो है मेंस मेंटल हेल्थ, यानी कि मर्द हजरात की जहनी सेहत के बारे में आज हम कुछ बात करना चाहेंगे। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं इस गुफ्तगू में, वो सबसे पहले तो हमारे स्टीम पैनलिस्ट हैं डॉक्टर हमजा अतीक, जो कि कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं और सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं साइकाइट्री डिपार्टमेंट में आखान अस्पताल में। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल निसार, जो कि इंस्ट्रक्टर हैं साइकाइट्री डिपार्टमेंट में। तो मैं आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी, सबका इस्तकबाल करना चाहूँगी। ये सेशन कुछ इस तरह का है कि हम जो चंद ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर हमजा और डॉक्टर बिलाल से कुछ सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद हम हमारे ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे। ये 1 घंटे का सेशन है। आप सबका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आप लोग ये टॉक सुनिए। आपके जो भी सवाल हो आप हमें हमारी चैट के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है? और हम पूरी कोशिश करेंगे आप सबके तमाम सवालों का जवाब दें। इस सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने ये टॉपिक चूज़ किया? क्योंकि आई थिंक हम सब इस बात को एट सम लेवल समझते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जहनी सेहत के बारे में या नफसियाती अमराज के बारे में बात करना एक स्टिग्मा है उसके बारे में। और ख़ास तौर पे मर्द हजरात की जहनी सेहत के बारे में बात करने में तो और ज़्यादा स्टिग्मा है। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि ये चीज़ निगलेक्ट होती है, उनकी जहनी सेहत निगलेक्ट होती है। मर्द हजरात अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में ख़ुद बहुत नाखुश होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनके आपस के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर भी उन्हें बहुत जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहैसियत शौहर, बहैसियत बेटा, भाई। ये तमाम रिश्ते उन तमाम चीज़ों से अफेक्ट होते हैं। इन चीज़ों का जो इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे वो सब हमारे सामने है, क्योंकि जब जहनी सेहत के बारे में बात नहीं की जाती, उसको निगलेक्ट किया जाता है, तो मर्द बहुत आइसोलेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सोसाइटी से दूर हो जाते हैं। उनका जो रुझान होता है वो वायलेंस की तरफ जाता है, तो वो वायलेंस हमारे सामने होती है। वो जो है इन मुश्किलात से डील करने के लिए जो है कुछ ऐसी चीज़ों की मदद लेते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत ख़राब होती है, जैसे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ड्रिंकिंग एंड अदर थिंग्स। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी डॉक्टर हमजा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। जी सर। तो जो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे, वो ये है कि क्या आप हमें हेल्प कर सकते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मर्द हजरात की ज़िंदगी के वो कौन से ऐसे जो है क्रूशल स्टेजेस होते हैं, या वो कौन सी उम्रें होती हैं जिसके अंदर उनकी आइडेंटिटी बन रही होती है, उनकी शख्सियत बन रही होती है, और हमें उन एजेस के अंदर किन चीज़ों के बारे में जो है ज़हन नशी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा इस बारे में बात कर सकते हैं आप? थैंक यू डॉक्टर जोहा। सो आइडेंटिटी जैसे शख्सियत का बनना, तो पैदाइश से बचपन से कुछ डेवलपमेंटल पीरियड चल रहा होता है, जब एडलेसेंस में आते हैं जिसको लड़कपन कहते हैं, तो वहाँ से आइडेंटिटी फॉर्मेशन का आगाज होना शुरू होता है। और फिर ये वक्त के साथ साथ जो है वो एक एक मुस्तकिल अमल है ये। ठीक है, एक ही वक्त में ये डेवलप नहीं हो जाती, ये एक मुस्तकिल अमल है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं।
कुछ इंसान के अंदरूनी फैक्टर्स हैं, कुछ बैरूनी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अंदरूनी फैक्टर्स जो हैं वो उसमें आ जाती है इंसान की अपनी, जो अपने बारे में खुद का एहसास, अपने बारे में पर्सनल व्यू क्या है, वो अपने आप को कैसा देखते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम कैसी है, और इसके साथ साथ वो अपने आप को माशरे में किस तरह व्यू करना चाहते हैं, एक ये चीज़ है। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसके जो बहुत सारा इन्फ्लुएंस जिसका हमारे आसपास के माहौल, जिस फैमिली, जो आपके कल्चर्स हैं उससे बिलोंग करता है। कुछ जो है उसमें आपके अदर इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे पीयर्स हैं, दोस्त अहबाब हो गए, जैसे आपके मीडिया का इन्फ्लुएंस हो गया, और कुछ आपके रिलीजियस फैक्टर्स हैं, उसके थ्रू आपकी एक मुस्तकिल आइडेंटिटी जो है वो प्ले हो रही होती है। एंड ड्यूरिंग द लाइफ एक्सपीरियंसेस, ड्यूरिंग द लाइफ कोर्स, जहाँ मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस के साथ भी उन आइडेंटिटी को एक मुख्तलिफ शेप मिलती रहती है। इसी के अंदर फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जब मर्दों के लिए, तो कुछ सर्टन जो है वो क्राइटेरियाज आपके माशरे ने मर्दों के हवाले से सेट किए हुए हैं। तो वो कुछ जिस तरह का फैमिलीज में रहता है, फिर वो माशरे में देखते हैं, और फिर उसमें जो ट्रेडिशनल मैस्कुलिन रूल्स जिसको हम कहते हैं, तो एक वो चीज़ है। तो वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज हैं जो कि कल्चर टू कल्चर फिर अक्रॉस जनरेशन आपके ट्रांसमिट होते रहते हैं। तो वो फिर इंसान की शख्सियत को और शनाख्त को जो है वो बनाने में एक बहुत वाज़ेह एक रोल प्ले करता है। तो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस तरह की जैसे हमने देखा, और माशरों में भी एक चीज़ कि मर्दों को स्पेसिफिकली एक सर्टन व्यू से ऑब्जर्व किया जाता है, और उनसे सर्टन एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो वही फिर मैस्कुलिनिटी जो है वो उसी तरह फिर एक्सपेक्ट की जाती है कि दीज आर मैस्कुलिन टेंडेंसीज, कि जैसे अगर मर्द जो है वो किसी माशरे में कोई एक प्रोटेक्टिव रोल में है, या कहीं वो एक प्रोवाइडर के रोल में है, तो उनका वो मैस्कुलिन जो ट्रेट है वो किस तरह से उनकी नफसियाती सेहत को मुतासर कर सकता है, उसका एक अंदाजा हम ऐसे लगा सकते हैं कि फिर इस तरह के इंसान को जो अपने इस तरह के व्यूज रखते हों, तो वो किसी से भी मदद लेने में भी फिर वो हिचकिचाते हैं। तो यहाँ पे फिर अगर वो पर्सन कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो कोई साइकियाट्रिक हेल्प लेने में भी वो फिर हिचकिचाहट उनको होती है, और वो उसको एक वीकनेस के तौर पे महसूस करते हैं। और तो एक कुछ चीजें जैसे आइडेंटिटी के बारे में अब बात हुई, अब कुछ जो लाइफ स्टेजेस हैं जो थोड़े क्रिटिकल होते हैं, जहाँ पे इसका बहुत अहम रोल होता है, वो आपके एडोलेसेंट का पीरियड है। उसके बाद फिर जब एकेडमिक माइलस्टोन्स जैसे कंप्लीट होते हैं, कुछ लोगों की एजुकेशन का जहाँ मैक्सिमम पहुंचता है, उसके बाद वो फिर एक जिस ट्रांजिशन में जाते हैं एकेडमिक्स से एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, जहाँ पे वो किसी काम को अपनाना शुरू करते हैं, वो पीरियड भी एक क्रिटिकल होता है, क्योंकि वहाँ पे उनका अपने बारे में जो व्यू है वो भी एक डिफरेंट तरीके पे जा रहा होता है, और फिर एक सर्टेन उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड होने लग जाती है। फिर एक ये स्टेज है जहाँ पे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो what they do is seen as a part of एक उनकी उससे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है। फिर कुछ मसाइल जहाँ क्रिटिकल स्टेजेस हैं, उसमें कहीं प्री मैरिटल एज है, जहाँ पे उनका एक शादी का सिलसिला होता है। तो शादी के बाद का जो एक लाइफ स्टेज है, जहाँ पे उनको अपनी लाइफ को, अपनी न्यू रिलेशनशिप को अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप्स के साथ बैलेंस करना होता है, कुछ स्ट्रगल वहाँ पे आते हैं। और फिर एक नया स्टेज है जहाँ पे फादरहुड आ रहा है, फिर फादर, एज अ फादर आपको रोल मॉडल करना है अपने बच्चों को, वो एक चैलेंजेस वहाँ पे आते हैं। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो दीज आर सम बेसिक क्रिटिकल। और फिर टुवर्ड्स द लेटर स्टेजेस ऑफ द लाइफ, जहाँ पे उनको अपना कह लीजिए कि रिटायरमेंट फेज होता है, जहाँ पे उनका काम वगैरह जो है वो कम हो जाता है, और फिर थोड़ा वो होम बाउंड हो जाते हैं, फिर एक वो स्टेज है।
जो कि एक क्रूशियल हो सकती है। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू डॉक्टर हमजा, आपने आई थिंक बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है एक पूरी टाइमलाइन को, वो कौन कौन से स्टेजेस हैं, उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आती हैं, क्या क्या रोल्स जो है अपनाने पड़ते हैं मर्दों को। इसी से अगर हम आगे बढ़े, तो मेरा अगला सवाल होगा डॉक्टर बिलाल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर बिलाल, जैसे डॉक्टर हमजा ने बात की, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने, जो है एक प्रोवाइडर एक प्रोटेक्टर के रोल के बारे में, जिधर वो फिर भूल जाते हैं कि वो खुद भी अपने आप में कोई चीज़ है, उनकी अपनी जहनी सेहत की इम्पोर्टेंस के बारे में उसको वो निगलेक्ट करते हैं, उसको वो जो है पीछे रखते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि स्टिग्मा स्टिग्मा क्या है इसके बारे में, कि लोग क्यों नहीं आते, वो क्यों हेल्प नहीं सीख करते, और उन्हें क्यों ये चीज अहम नहीं लगती? सही, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो स्टिग्मा, देखें, मेंटल हेल्थ को लेके तो एक जनरली अक्रॉस द बोर्ड स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में काफी टाइम से है कि अगर हम मेन सर्कल में बात करें तो स्टिग्मा को लेके अगर आप कोई भी मेंटल हेल्थ इशू पे कोई अपना कोई बात एक्सप्रेस करता है तो जनरली नेगेटिव आपके बिलीव्स होते हैं इसको लेके, या नेगेटिव आइडियाज एसोसिएटेड होते हैं इसको लेके कि भाई मैं पागल तो नहीं हूँ, मुझे कोई मसला तो नहीं है। और इस तरह के भी इसमें आइडियाज होते हैं कि जिसको भी कोई मेंटल हेल्थ का चैलेंज हो रहा है, अगर वो उसके बारे में इज़हार होता है तो वो उसको कमज़ोर समझा जाता है, या तो उसको समझा जाता है कि इसके साथ कोई मसला है। तो ये इस तरह के जब बिलीफ्स होते हैं तो आम मर्द हजरात जो है आमतौर पे दे उनको मुश्किल होती है किसी के भी सामने अपनी प्रॉब्लम को रखने के लिए, मतलब वो पुट फोर्थ नहीं कर पाते हैं। वो फिर इसका रिजल्ट ये होता है कि या तो खामोशी होती है, साइलेंस होती है, आइसोलेशन होती है, उसमें बिल्कुल जो है वो किनारा कशी कर लेते हैं अपने मसाइल को लेके। और फिर वो जो है वो मुख्तलिफ शक्ल में नजर आती है, मतलब इस तरह होता है कि फिर वो जो है वो एक्ट आउट करेंगे, या वो उसको उसका इजहार दूसरी शक्लों में होगा कि या तो वायलेंस होगी, माशरे में आप जो है वो अपना फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस या कोई भी चैलेंज को उसको लेके फिर वो दूसरे तरीके से निकलेगी, या तो सब्सटेंस यूज की तरफ लोग चले जाते हैं कोप करने के लिए, अपनी एनजाइटी डिप्रेशन को छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए, या फिर जो है वो क्राइम, और दूसरी तरफ जो है वो मामलात जो है सारे उस तरफ निकल जाते हैं। और इसका इसका रीजन ये भी है कि हमारे कल्चर में जो जिस भी कल्चर को आप ले लें, अगर उसके अंदर अपब्रिंगिंग में जैसे हमने प्रोवाइडर प्रोटेक्टर रोल की बात की, अगर जनरली एक जिस तरह एक हम सुनते हैं कि कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, तो वो बेसिकली उसका यही होता है कि वो दर्द तो शायद नहीं होता, बट वो दूसरी शक्ल में फिर वो इट गेट्स एक्सप्रेस साइकोलॉजिकली, वो माशरे में आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी खुद एतमादी जो सेल्फ इस्टीम है वो इफेक्ट होती है। इसके अलावा जो है आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं सारे, वो उसमें मुतासर होते हैं, आपके घर वालों के साथ रिलेशनशिप्स, या जो है काम पे अफेक्ट होंगे। और काम पे भी, मतलब या आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी आप देख लें, स्टिग्मा इस तरह आता है कि आप यू विल नॉट बी कंफर्टेबल कि आप अपने वर्क प्लेस पे बताएं कि भाई मुझे कोई मेंटल हेल्थ का चैलेंज है। या अगर आप सोचेंगे कि फैमिली में किसी को, अगर खानदान में पता चल गया कि किसी को कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है, तो उससे उसका भी एक नेगेटिव एटीट्यूड है हमारा एज अ सोसाइटी टुवर्ड्स मेन कमिंग फॉरवर्ड विद देयर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। तो फिर एवेन्यूज बहुत कम रह जाते हैं इस तरह, और इस वजह से फिर ऐसा ही होता है कि जो ट्रीटमेंट बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, या जो साइकाइट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, मैन जो है पीपल डोंट गो टुवर्ड्स टू द साइकाइट्रिस्ट और द थेरेपिस्ट इन टाइम, एंड वो सफर करते हैं इसमें। तो पिक्चर इस तरह जो है वो काफी और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। एंड आप अगर स्टेटिस्टिक्स भी उठा के देख लें तो सुसाइड रेट भी मर्दों का काफी, इट्स मोर देन फीमेल्स। एंड उसका एक रीजन यही है कि जो स्टिग्मा एसोसिएटेड इसके साथ, जो हमने नेगेटिव एटीट्यूड उसको साथ एसोसिएट कर लिया, उस वजह से जो जहनी अमराज हैं या जो सिम्टम्स जब शुरू होते हैं उस टाइम पे वो उसका इलाज शुरू नहीं होता। वो आगे जाके जब पिक्चर या जब प्रेजेंटेशन काफी खराब हो जाती है, तो
उस टाइम पे आप देखते हैं कि फैमिलीज खुद लेके आ रही होती हैं पेशेंट्स को, या जो है वो खुद जब सफ़र करते हैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली या पर्सनली, तो देन यू सी के वो ट्रीटमेंट तब होती है जाके, जो कि बनस्बत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। थैंक यू डॉक्टर बिलाल, यू मेक एन एक्सीलेंट पॉइंट। इसी से जो एक और सवाल मेरे जहन में आता है, मैं ये आपसे ही करना चाहूंगी कि आपने बहुत इंटरेस्टिंग इस चीज़ पे एक बात की है कि चूंकि वो अपनी जहनी सेहत को निगलेक्ट करते हैं, वो हेल्प लेने नहीं जाते, दे डोंट सीक हेल्प, तो आप हमें क्या बता सकते हैं वो कौन सी ऐसी कोपिंग स्किल्स हैं, यानी मुश्किलात से निपटने के लिए वो कौन सी ऐसी सलाहियतें हैं? क्योंकि ये एक मतलब ह्यूमन नेचर का हिस्सा है कि जब मुश्किल आती है तो हमारे पास हम उस पर डिफरेंट तरीके अपनाते हैं उससे कोप करने के लिए। उसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। तो क्या आप हमें थोड़ा बता सकते हैं वो कौन सी कोपिंग स्किल्स हैं जो यूजुअली हम देख रहे होते हैं मर्दों के अंदर, जब उनकी जाती जिंदगी में जब मुश्किलात आती हैं तो उसका सामना करने के लिए, अच्छी और बुरी दोनों, अगर उसके बारे में थोड़ा बात कर सकें आप। ठीक है, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। अच्छा सवाल आपने किया, ये बहुत रेलेवेंट भी है। कोपिंग कोपिंग स्किल्स की जहाँ तक बात है, तो जनरली मर्द हजरात कोप कैसे करते हैं, आप यूँ सोच लें कि हमने स्टिग्मा की बात की और उसकी वजह से जो लिमिटेशंस होती हैं, तो जो हमारे पास कोपिंग स्किल्स होती हैं वो आम तौर पे हम जो देखते हैं कि हमारी सोसाइटी की में कैसे मर्द हजरात जो है वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, या वो कैसे कोप करते हैं। बिकॉज प्रोवाइडर प्रोटेक्टर रोल की जो हमने एक बात की कि मर्द को जो है वो प्रोवाइड करना होता है, फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अपनी आइडेंटिटी भी एक होती है। तो हमारी सोसाइटी में जनरली अगर हम बात करें, तो कोपिंग के जो तरीके हैं उसमें जनरली हम जो देखते हैं कि एक्ट आउट करते हैं, यूजुअली मैन एक्ट आउट ऑन देयर फीलिंग्स, अग्रेशन होता है। इसके अलावा कोप करने के दूसरे जो तरीके होते हैं उसमें यह है कि वायलेंस हो गई, substance use हो गया। a lot of people, they have difficulty dealing with their feelings, and वो उसको कोप करने के लिए they go towards different substances जिससे वो relax feel करें। and even for anxiety and depression, इन चीज़ों में भी जो है वो फिर they can go towards these things। apart from that, फिर या तो ये होता है कि I mean, if I'm missing anything, Dr. Hamza can add to this list। usually फिर यही होता है कि इट गोज टू मोर एक्सट्रीम्स, लाइक आपकी फिर वो सीरियस जहनी अमराज की तरफ चली जाती है पिक्चर के। डिप्रेशन होगा बहुत सीवियर किस्म का, जिसमें अपने आप को नुकसान होगा, या एनजाइटी होगी। ये सारी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिवली जिस तरह कोप करते हैं। वो फिर ये वाली चीज़ जो कोप करने का तरीका, ये आप एक तरह से यूँ भी समझ लें कि ये सिर्फ अपने तक नहीं रहता, ये आप अपनी इसमें जो लोग अफेक्ट होते हैं वो जद में आपकी फैमिली वाले भी आते हैं। काफ़ी अग्रेशन, ये वाली चीज़ें घर में, या आप अपने माशरे में देख लें जनरली कि इट इट रिपल्स आउट इनटू द सोसाइटी, कि आप जैसे कोप कर रहे हैं या आप उससे डील कर रहे हैं, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग इन अ वे। तो इसमें फिर जो पॉजिटिव या अच्छे जो कोपिंग के तरीके हैं वो कुछ लोग करते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गई आपका, जो या जिम कल्चर की बात होती है, या गोइंग टुवर्ड्स रिलीजन हो गया, उसमें रिलैक्सेशन होती है, या सपोर्ट ग्रुप्स की भी चीज होती है कि कुछ लोग जैसे जो हम देखते हैं कि पीपल सिट टुगेदर एट नाइट एंड हैव चाय। आई थिंक दैट्स जो ढाबा कल्चर है, आई थिंक पार्टली दैट इज हाउ मेन कोप इन अ वे आल्सो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपके सोशल ग्रुप्स हो गए। लेकिन पॉइंट बीइंग के हेल्दी कोपिंग जो है वो उसके रोल मॉडल्स, वी नीड मोर रोल मॉडल्स इन आवर सोसाइटी। सही। थैंक यू डॉक्टर बिलाल। डॉक्टर हमजा, इसी पॉइंट को अगर हम लें, जैसे डॉक्टर बिलाल ने हमें हेल्दी, अडेप्टिव और मैल अडेप्टिव दोनों कोपिंग मैकेनिज्म की बात की, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने पॉइंट आउट की वो ये कि जब ये कोपिंग मैकेनिज्म्स, क्योंकि हमारे पास उस मुश्किल के लिए बनते हैं, और कोपिंग मैकेनिज्म का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप अपनी रियल फीलिंग से डील नहीं कर रहे, आप जो है उसको अवॉइड करने के लिए, या उससे उन फीलिंग्स की वजह से जो डिस्ट्रेस है उसको अवॉइड करने के लिए आप उन तरीकों की तरफ जाते हैं।
और जब आप जाहिर सी बात है बहुत लंबे अरसे तक इन इशू से डील नहीं करते हैं तो वो एक सीरियस मेंटल इलनेस बन जाती है, जैसे डॉक्टर बिलाल ने कहा। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्योंकि आप एक कंसल्टेंट की कैपेसिटी में काम करते हैं, तो क्लिनिकल पॉपुलेशन में आप कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो देखते हैं जिनके साथ मर्द हजरात आते हैं जो कि या तो बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट वो करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, एक बाई से शर्म होता है, वो आपके पास बहुत डरते डरते घबराते हुए आते हैं। तो थोड़ा इस बारे में आप बात कर सकते हैं कि स्टिग्मेटाइज्ड कौन सी इलनेसेस हैं जो मतलब क्लिनिकल पॉपुलेशन में हम देख रहे होते हैं। राइट। तो सबसे पहले मैं जो बहुत जो डिफिकल्ट सी जिनकी प्रोग्नोसिस जो है वो थोड़ी पुअर होती है, उस तरह की जो बीमारियां हैं जो कि एक तरह से मुकम्मल डिपेंडेंट हो जाते हैं टूवर्ड्स द फैमिली, तो उसमें एक ऑन द टॉप स्किज़ोफ्रेनिया। सो कभी कभार स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स प्रेजेंट ना करने का या लेट प्रेजेंट करने का एक रीजन सबसे ज्यादा ये है कि अवेयरनेस जब जहाँ कम है, तो जहाँ अवेयरनेस ज्यादा है तो वो फैमिली जो है वो जल्दी प्रेजेंट कर लेती हैं पेशेंट्स के साथ देन दोज जिनकी लिटरेसी कम है, जिनकी अंडरस्टैंडिंग कम है, तो वो फिर या तो उनको इतने मैनेजेबल होते हैं कि वो बस घर के अंदर ही उनको कंफाइन कर लेते हैं एंड दे डील विद ऑल दोस सिम्टम्स। और कभी कभार दे सीक स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, इस तरह का इलाज लेकर दे गो ऑन फॉर इयर्स until then they when they present to us. सो एक तो ये हो गया। उसके अलावा बहुत सारे जो मैरिटल इश्यूज हैं उसके अंदर भी प्रेजेंट जो है वो नहीं करते हैं। मतलब एज पर माय ओन एक्सपीरियंस जो है वो मतलब दोनों जेंडर्स के ही पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, लेकिन men are less likely to seek help in terms of मतलब स्पेसिफिकली अगर उनके रिलेशनशिप को देखकर। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, उनके पर्सनल कुछ 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 शेम एसोसिएटेड है उससे, या दे डोंट वांट टू सीक हेल्प, और कभी कभार कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट। सो और स्पेसिफिकली जो एक बहुत मेजर सेक्शन है जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो गया, उस तरह के पेशेंट्स जो हैं भी बहुत कम प्रेजेंट करेंगे। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। अ, अ, तो कुछ लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ये कोई साइकियाट्रिक नेचर की वजह से हो रहा होता है। जैसे अगर वो अपने जिनसी ताल्लुकात अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो इसको जिनसी प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं, वो उसको नफ्सियाती प्रॉब्लम के तौर पे देखते ही नहीं है। तो इसलिए फिर वो या तो किसी और डॉक्टर से रेफर होकर आएंगे तो उनको इस बात में मालूम ही नहीं होता कि उनको साइकाट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। तो दो तरीके से ये हो सकता है, या तो ये है कि अगर डिप्रेस्ड हैं तो जैसे डिप्रेशन में बॉडी के माइंड के जैसे फंक्शंस डिमिनिश हो जाते हैं, थोड़े स्लो हो जाते हैं, इसी तरह सेक्सुअल फंक्शन भी स्लो हो जाता है। तो डिप्रेशन के नेचर के रिजल्ट में भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है, और प्राइमरीली सेक्सुअल डिस्फंक्शन के नतीजे में भी स्ट्रेस इतना हो सकता है कि जिससे आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको फिर जब मरीज से डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि प्राइमरी चीज क्या है। फिर इसके अलावा जो आपके अ, अ, मंशियात का इस्तेमाल जो लोग करते हैं उन लोगों में भी बहुत ये देखा गया है कि वो प्रेजेंट कम करते हैं क्लिनिक पे। ज्यादातर अगर वो जब तक मुकम्मल इरादा ना कर लें उस चीज को छोड़ने का, या उनको कोई फैमिली मेंबर जबरदस्ती लेकर आ जाए, या इस तरह, या वो किसी ऐसी हालत में जहां उन्होंने अपने उस मंशियात का ओवरडोज कर लिया है तो वो किसी ईआर या क्लिनिक में ईआर में प्रेजेंट करते हैं ज्यादातर, तो वो भी कम देखे गए हैं इस तरह से। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमजा। हमारे पास अब ऑडियंस की तरफ से बहुत सारे सवाल आना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले सिंस आई हैव यू हियर, तो मैं आपसे ही करना चाहूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे आप दोनों में से जो भी चाहे दे कैन टेक द क्वेश्चन। पहला सवाल तो ये है कि व्हेन मेन गेट एंग्री और स्ट्रेस दे लैश आउट एट अदर्स।
Can you suggest some tips and tricks so they can learn to practice because it also messes up others mental health? ये जो सवाल है इसी नौयत के मल्टीपल सवाल इसी तरह के हैं कि मर्दों की ज़हनी सेहत खराब होती है, रिजल्ट्स इन some kind of violence at home, domestic violence, वो टॉक्सिक हो जाते हैं, तो उससे किस तरह डील कर सकते हैं? अगर हम एड्रेस करें अभी मर्द हजरात को कि अपनी उन अर्जेस से, एंगर इश्यूज से कैसे डील कर सकते हैं? तो वायलेंस अगर हो रहा है तो उसके पहली बात तो ये है कि उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि वायलेंस जो है वो क्यों हो रहा है, को वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। कुछ लोगों की शख्सियत में उनके बिहेवियर पैटर्न ऐसे होते हैं कि वो हर स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में वायलेंटली एक्ट करते हैं, तो ये एक तरह का उनका कोपिंग है। तो अगर उनके पैटर्न ऐसे डेवलप हुए हुए हैं तो फिर हम उसको डिफरेंट तरीके से डील करेंगे। लेकिन कुछ वायलेंस जो है वो आपके शॉर्ट शॉर्ट टेम्पर होना, वो आपके एंजाइटी के बढ़ जाने की वजह से भी हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, कुछ साइकोटिक इलनेसेस की वजह से हो सकता है, मेनिया एक कंडीशन है उसकी वजह से हो सकता है। तो वो आइडेंटिफाई करना और उसको डिस्टिंक्शन उसका ड्रॉ करना भी जरूरी होता है। कुछ सब्सटेंसेस यूज के साथ भी हो सकता है, जैसे कैनबिस का इस्तेमाल जिसको चर्च बोलते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल, इसकी वजह से भी वायलेंस हो सकता है। तो पहली चीज ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि वायलेंस किस वजह से हो रहा है। जो सवाल बताया गया उसमें उससे एक सेंस ये मिलता है कि शायद वो सिर्फ एक पर्सनैलिटी फैक्टर है, जिसमें कि जब एंगर एक आउटबर्स्ट होता है। तो एक बात तो ये जानने की है कि एंगर जो है वो आना बुरी बात नहीं है। ये कोई कोई गलत चीज नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है आपकी ह्यूमन बॉडी में। इट्स अ बॉडी नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल फीलिंग, नॉर्मल सेंसेशन। ठीक है, द बॉडी इज गिविंग यू अ सर्टेन मैसेज दैट यू फील डिसप्लेजर अबाउट समथिंग। तो एक्सटर्नल किसी स्टिमुलस की वजह से कोई डिसप्लेजर हुआ और आपको एक सेंस ऑफ एंगर महसूस हुआ। अब उस एंगर का एक्सप्रेशन कैसा है वो बहुत वाइड रेंज का है। कुछ लोग जो है खामोश रहेंगे, कुछ लोग उस जगह से उठकर चले जाएंगे, कुछ लोग पानी पी लेंगे, कुछ लोग टाइम आउट ले लेंगे, थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे, कुछ लोग सिर्फ वर्बली जो है वो बात कर लेंगे, कुछ लोग वर्बली शाउट कर लेंगे, कुछ लोग, और फिर इसी तरह कुछ लोग फिर कोई चीज उठा के फेंक दी, वो तोड़ना शुरू कर दें, और कुछ लोग फिर फिजिकली अटैक करना शुरू कर दें। तो ये बहुत वाइड रेंज है बिहेवियर्स का। और कुछ बिहेवियर्स फिर जब वक्त के साथ साथ एक सर्टेन पैटर्न में मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल होते रहे तो फिर वो शख्सियत का हिस्सा बन जाते हैं। अब इसको ब्रेक करने के लिए कुछ थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं, कभी कभार एंगर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में फिर कुछ साइकोथेरेपी है, वहाँ आप जा सकते हैं, जैसे काउंसलिंग और थेरेपी जिसको हम कहते हैं। अ, दूसरा, कुछ जो पर्सनली आप किए जा सकते हैं उस वक्त इन द मोमेंट, जैसे कुछ लोग हम बहुत सारे उसके तरीके हैं। आप मेंटल एरिथमेटिक शुरू कर दें, 1 + 2 = 3, मल्टीप्लाई बाय 5 -6। तो इस तरह का एक मेंटल वो करें जब भी आपको लग रहा है कि आप, सो द होल पर्पज इज टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड फ्रॉम एक्टिंग ऑन दोज फीलिंग्स। क्योंकि अब जब तक आप वो थॉट्स को अपने जहन से डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे इन द मोमेंट, वो फीलिंग जो एंगर की आई हुई है वो सबसाइड नहीं होगी। दूसरा ये कि आप उस एंग्री उस स्टेट में कोई भी जो भी आपने एक्सप्रेस करना है उसको आप टाइम आउट कर लें, क्योंकि जब आप एंग्री होंगे वो फीलिंग के वक्त आपके अल्फाज जो होंगे वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर नॉट एंग्री। तो यू टेक अ टाइम एंड यू schedule that particular matter for some other time, maybe take a break, or isolate yourself from that environment for a moment and then come back later. So थोड़ा सा break ले लें, 5 minutes, 10 minutes, and then you resume. So ये कुछ बेसिक जो है वो टेक्निक्स हैं जो आप इन द मोमेंट उसको अप्लाई कर सकते हैं। सही। इस पहलू का जो दूसरा रुख है वो ये है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर मेन सर्व द रोल ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, तो उनका मिजाज खराब है, उनका मूड खराब है, उन्हें गुस्सा आता है तो पूरे घर का माहौल खराब होता है और बाकी लोगों की जहनी सेहत भी उससे मुतासर होती है। तो डॉक्टर बिलाल, हमारे जो एक ऑडियंस मेंबर का सवाल है वो ये है कि
डोमेस्टिक वायलेंस जो कि रिलेटेड है मेंस मेंटल हेल्थ की वजह से, उसके लिए क्या किया जाए? जो लोग मतलब उसके विक्टिम हैं, ठीक है, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? वो किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं? किस तरह से उस शख्स को सपोर्ट कर सकते हैं टू सीक हेल्प टू रिजॉल्व दोज इशू? इसके बारे में आपका क्या कहना सही। सो आपका सवाल ये कि अगर कोई मेल है फैमिली में जो खुद मेंटल हेल्थ जिनकी ठीक नहीं है एंड उसकी वजह से घर वाले अफेक्ट हो रहे हैं, है? जी तो बिल्कुल। घर वाले कैसे उस चीज से कैसे डील करें, इज दैट द क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल, यही सवाल है। तो देखें, फर्स्ट चीज तो इसमें यही होगी कि जैसे डॉक्टर हमजा ने कुछ चीजें बताई थी कि इमीडिएटली जो की जा सकती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई जो भी इशू एट हैंड है जिसकी वजह से एंगर आउटबर्स्ट या अग्रेशन हो रहा है, तो दैट इज द स्टिमुलस उस वक्त। तो उस वक्त तो बस अगर बात इतनी बढ़ चुकी है कि वायलेंस या अग्रेशन हो रहा है, तो लीविंग द प्लेस, जैसे उन्होंने कहा कि उस टॉपिक को उस वक्त वहीं ड्रॉप कर दिया जाए एंड स्टेपिंग असाइड या लीविंग दैट, वेकेटिंग दैट स्पेस, ताकि वो स्टिमुलस जो है ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो सामने वाला शख्स है उसके अंदर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग या इंसाइट नहीं है कि वो एक्ट आउट कैसे कर रहे हैं या जो वो कर रहे हैं वो आपके लिए हर्टफुल है, तो फर्स्ट चीज़ तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और आप सिचुएशन से जो है यू स्टेप अवे फ्रॉम द सिचुएशन एंड देन यू कैन कम बैक एंड टॉक अबाउट इट जब मामलात जो है थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन हो जाए सिचुएशन का। एंड आई थिंक उसमें इम्पोर्टेंट ये चीज़ होगी कि जैसे अगर ये स्पाउस हैं किसी की एंड ये अफेक्ट हो रही हैं उनके एंगर आउटबर्स्ट से, तो इट वुड बी इम्पोर्टेंट टू हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन कि बिहेवियर जो है जिस भी वजह से है उसकी वजह से इट इज़ अफेक्टिंग द रिलेशनशिप, उसकी वजह से हम रिश्ता अफेक्ट हो रहा है एंड जो है उसको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, या तो आइदर ब्रिंगिंग फैमिली ऑन बोर्ड अगर वो सपोर्टिव है, अदरवाइज लाइक encouraging the partner to seek therapy or to go to see a psychiatrist or therapist, ताकि जो भी चीज़ है अगर वो उसका यहाँ पे एड्रेस नहीं हो पा रही, क्योंकि अक्सर इसमें ये भी होता है कि men themselves दे हमने जैसे कोपिंग की बात की थी, अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस की बात की थी, तो अक्सर दे नॉट सेल्फ अवेयर, उनको नहीं अंदाजा होता कि वो कोई चीज़ जो है वो उनको कैसे अफेक्ट कर रही है एंड वो सेफ भी नहीं फील करते घर वालों के सामने, क्योंकि घर वालों के सामने तो आपका प्रोवाइडर प्रोटेक्टर का रोल है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है, तो वो चीज़ कभी उस तरह सामने नहीं आती। समटाइम्स वो देन इट कम्स आउट इन अदर एवेन्यूज वेयर द पर्सन फील सेफ। तो एक तो ये इस पे हो सकता है रद्द अमल। इसके अलावा एक चीज़ जो और मैं ऐड करूंगा, डॉक्टर हमजा ने काफ़ी सारी कोपिंग की स्ट्रेटजीज बताई थी जो इस तरह की सिचुएशन में यूज हो सकती हैं। अनदर थिंग वुड बी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गई, आपकी ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई या माइंडफुलनेस वाली चीज़ें हो गई, दीज थिंग्स ये बहुत डायरेक्टली जो है आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती हैं। तो um, या तो वी नीड टू टीच दिस टू ऑल ऑफ आवर यंग मैन एंड बॉयज, एंड ये वाली चीज़ें भी की जा सकती हैं इसके अंदर, which is like a quick thing to do right there in the moment, लेकिन on a broad spectrum तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं इस तरह। सही। इन योर ओपिनियन, डू यू थिंक के these people can be helped, or do you think they're beyond help? Okay, so that's a broad question. um, I would suggest कि Dr. Hamza, maybe if you could uh, answer this one, you have more experience than I do. डॉक्टर जोहर, ये आपका क्वेश्चन है, ये ऑडियंस का क्वेश्चन है? ऑडियंस के सवाल है कि हम उनको मतलब क्या छोड़ दें? क्या वो एक टॉक्सिक पर्सन है, हमें अलहदा हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो देखें, इट्स ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। तो वही बात जैसे मैं पिछले जवाब में ये कही थी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि द वे दैट पर्सन इज, व्हाई दैट पर्सन इज द वे ही इज, और उसके लिए फिर आपको तो बहुत ज्यादा इस तरह का जो बिहेवियर एक्सप्लेन किया है कि
हेड ऑफ द फैमिली है, एक सर्टेन मूड के साथ वो घर में है और उस बिहेवियर की वजह से घर का माहौल इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सर्टेनली कि उनकी वन पर्सन who seems to be affected the most, वो तो प्राइमरी वन पर्सन वही है। तो पहले उनको आइडेंटिफाई करें कि वो ऐसे क्यों हैं, और अगर वो नहीं कर रहे हैं किसी वजह से, या वो उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो हाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन दैट पर्सन कैन बी इम्प्रूव इस एक्सटेंट तक कि वो ट्रस्ट करने लगे विद द स्पाउस या somebody इन द हाउस, कि वो अपनी चीज कम्युनिकेट कर सकें। तो उसके बाद फिर आई थिंक कोई इसका ये वाला आंसर तो मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा कि मतलब उसको इस तरीके से सोचना कि साथ ब्लैक रहना एंड वाइट चाहिए। नहीं है। हाँ, वो साथ नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में मतलब दो राय हो सकती हैं, और इसमें वो स्पेसिफिक सिचुएशन का इन डेप्थ का अंदाजा लगाना वो बहुत जरूरी है। फिर इस चीज के ऊपर सोचा जा सकता है, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो ये बहुत एक्सट्रीम्स हैं। उससे पहले और बहुत से मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं इन ऑर्डर टू Mind that. हाँ हेल्प दैट पर्सन एंड द इन्वायरमेंट टू इम्प्रूव। तो उसमें अच्छा। मेन रोल जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का है। ज्यादातर अगर वो चीज एक्सप्रेस नहीं हो रही है, तो वो इंटरनली अगर वो इंसान के पास है, तो वो दूसरे बिहेवियर्स में मैनिफेस्ट हो रही है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रही। तो उसको एक्सप्रेस होने के लिए कोई आउटलेट चाहिए। अगर वो आउटलेट घर में सिर्फ रैश बिहेवियर की तरफ आ रहा है, तो दैट इज जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट। मे बी देयर इज समथिंग एल्स दैट इज गोइंग ऑन, जो कि शायद वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो बताना नहीं चाह रहे, या शायद वो उसको शेम महसूस कर रहे हैं तो बताना नहीं चाह रहे हैं, या और बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं। सो आई थिंक वो कम्युनिकेशन होना जो है वो जरूरी है। उसके बाद जो है आई थिंक कि वो आइस ब्रेक होने का इम्कान हो सकता है। सही। एक जो सवाल है वो ये कि ऑब्वियसली सोशल सर्कमस्टांसेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है सबकी जहनी सेहत पे, नॉट नॉट जस्ट मैन। तो एक ऑडियंस मेंबर का सवाल ये है कि लो इनकम की वजह से जो मर्द हजरात एंजाइटी और डिप्रेशन से डील कर रहे हैं उनके लिए क्या मशवरा होगा, क्या राय होगी? मैं तो Either of you can take the question. ओके ओके ओके। तो आई थिंक के तो उसको आप कह सकते हैं कि देखें फाइनेंशियली, तो इट्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन जो आपके माशरे में जिस तरह की एक जो इकोनॉमिक सिचुएशन आपके ओवरऑल मतलब सिटी में, कंट्री में वो उस तरह से है, तो वो तो इफेक्ट करती है। तो उसमें सिंपल एक तो ये है कि यू आइडेंटिफाई योर ओन स्ट्रेंथ्स। तो कभी भी कोई क्राइसिस आ रहा है तो इसको एक क्राइसिस के तौर पे देखें। तो फॉरगेट अबाउट द फाइनेंशियल पार्ट। उसको कॉन्सेप्चुअली अगर समझने के लिए, तो कोई भी क्राइसिस जब आ रहा है तो यू गो बैक टू योर स्ट्रेंथ्स। तो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, यू जस्ट आइडेंटिफाई दैट। अ लॉट ऑफ टाइम जब कोई क्राइसिस सिचुएशन है या कहीं से एक्सटर्नल प्रेशर महसूस होता है, तो the brain has this tendency to forget about what your worth is, what actually you are worthy of. If you'll focus on that, तो मेरे ख्याल से एंजाइटी और डिप्रेशन वो उसके इम्कान कम हो जाएंगे। क्योंकि फिर इससे एक चीज जो फाइनेंशियल प्रेशर से हिट होती है, हो सकती है किसी भी इंसान को, वो ये है कि उनकी पर्सनल जो सेल्फ वर्थ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है। सो अगर आप उस अपनी आपको पहचानेंगे कि आपकी वो स्ट्रेंथ्स क्या है, तो वो आपको जो भी आप काम करते हैं उसमें फंक्शन भी इफेक्टिवली मतलब करने में हेल्प करेगा। और फिर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी कहाँ तक आपको मनूवर करना है कि आपको फाइनेंशियल बर्डन भी क्रिएट ना हो, और अपनी जो नीड्स हैं उनको मीट करने में क्या चीजें प्रायोरिटाइज करनी है। तो वो सारी जो कॉग्निटिव एफर्ट लगनी है, जो आपको थिंकिंग ऐड करनी है उसमें कि क्या चीज आपके लिए जरूरी है क्या नहीं है, तो वो वहां पे हेल्प कर सकता है। तो वन लाइनर उसका यही है कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स।
तो ये आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, आप ये रियलाइज करें कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ एक ये चीज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी जो है जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर, और ये जो वक्त है ये एक टेम्परेरी चीज है, मतलब ये मुस्तकिल सिचुएशन इसी तरह नहीं रहेगी। एंड इससे आप थोड़ा कंफर्ट ले सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल है, वो ये है कि पुअर मेंटल हेल्थ की वजह से लोग सोशल सिचुएशंस अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक ये जो सवाल है वो मतलब बिहाफ पे है, किसी के कोई पूछना चाह रहा है कि हम ऐसे मर्द हजरात की हमारी जिंदगी में अगर कोई ऐसा शख्स है तो हम इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर बिलाल, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, जो क्वेश्चन था वो था कि सोशल सिचुएशंस में घबराते हैं शख्स और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं। आइसोलेट हो जाते हैं, सोशल सिचुएशन अवॉइड करने लगते हैं, हम जाएंगे, लोग हमसे हजार सवाल करेंगे, हम उनका सामना कैसे करेंगे, तो हम ऐसे लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो आई थिंक इसमें टेकिंग दैट पर्सन इनटू कॉन्फिडेंस, एक तो पहली इसमें वही चीज होगी कि अगर उनको इस चीज का अंदाजा है कि दे इस चीज से, इस परेशानी से वो सफर कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी कि आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लें, उनको आप जो है निशानदेही थोड़ी करें कि इस आपकी एंजाइटी, जो मुझे इससे लग रहा है सवाल से कि सोशल एंजाइटी है या एंजाइटी इन जनरल इनको है, तो उससे अब वो खुद कितने लिमिटेड महसूस करते हैं, महदूद महसूस करते हैं अपने उसमें, अपने सर्कल में। और देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि सीकिंग हेल्प, कि आप जो है या तो सीइंग अ थेरेपिस्ट और सीइंग अ साइकाइट्रिस्ट एंड गेटिंग प्रॉपर इवैल्यूएशन होनी चाहिए इस चीज़ की, एंड उसके बाद देयर इज ऑब्वियसली ऑल sorts ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज अवेलेबल फॉर दिस। एंड देर ऑल्सो लाइक कोपिंग स्किल्स भी होती हैं एंजाइटी के लिए, वो चीज़ें भी वो कुछ करके देख सकते हैं, जो जिस तरह माइंडफुलनेस और ये ब्रीदिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर इफ इट इज़ दैट एक्सट्रीम कि सब चीज़ें उनकी ज़िंदगी में महदूद हो गई इस वजह से और मुतासर हो रही हैं, तो इट इज़ बेस्ट टू सीक अपने वो किसी दोस्त के साथ या जिसके साथ वो सेफ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनके साथ वो जाके किसी थेरेपिस्ट को या साइकाइट्रिस्ट से रुजू करें और प्रॉपर अपना जो है वो इलाज करवाएं उस चीज़ का। सही। थैंक यू डॉक्टर बिलाल। अच्छा, एक सवाल है, स्टूडेंट से रिलेटेड है कि क्योंकि ऑब्वियसली रिसेशन, वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी लोगों को एडमिशन नहीं मिलते, जॉब्स नहीं मिलती। ठीक है, तो जो सवाल हमसे किया गया है कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मायूसी, एंजाइटी का शिकार होते हैं। तो ख़ास तौर पे मर्द हजरात, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमने बात की कि उनका एक प्रोवाइडर का रोल होता है, तो उनके लिए वो एजुकेशन जो है वो लेना और एक जॉब सिक्योर करना, उसकी अहमियत कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, अगर वो मायूसी का शिकार हैं तो वो लोग उनके लिए कोई टिप्स, कोई ट्रिक्स? तो आई थिंक कि अगर एक सर्टेन उन्होंने अपना एक कोई टारगेट सेट किया था या कोई चीज एम कर रहे थे, अगर वो एक स्टेप वहां तक नहीं पहुंचे हैं तो वो अगर वो कोई प्लान बी है तो उसको परसू कर सकते हैं। और तो वो क्या करना चाह रहे हैं तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो कभी कभार कुछ लोग जो हैं वो इवन के यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने के बाद भी, तो ये बहुत प्रिमिटिव एज है, मतलब एकेडमिक लाइफ में एक प्रिमिटिव एज है यूनिवर्सिटी स्टार्ट होना। बहुत सारी चीजें, आइडियाज और व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू बिकम, ठीक है, हाउ डू यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, वो सारी चीजें इवन के आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद भी शेप होती रहती हैं। तो बहुत ज्यादा अहमियत सिर्फ इस पॉइंट को देना कि सो आई थिंक वो भी कम है इसमें। इसका ज्यादा जो डिसहार्ड वो होने का जो आई थिंक कि जो स्टेज आता है वो उसके साथ जो एक्सपेक्टेशन जुड़ी है उसके साथ है। ठीक। सो एक्सपेक्टेशन कैसे डेवलप होती है? एक्सपेक्टेशन जो है वो आपके पीयर से डेवलप हो रही है। आपके दोस्त एक सर्टेन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपका वो प्रेशर है कि आपको भी जाना है। बहुत सारा इंटरेस्ट जो है वो फैमिली की वजह से आ रहा होता है, फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो आप फिर अपने आप से भी वही तवक्को कर रहे होते हैं।
तो वो उसके ऊपर भी वो एक्सपेक्टेशन ऐड होती है। तो ये जितना एक्सपेक्टेशन लेकर वो उस एग्जाम टेस्ट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो दैट विल एक्चुअली रिजल्ट इन उतना ही फिर जो उसके अंदर जो डिस्ट्रेस उसके बाद हो रहा है। सो सो देखें, पीपल कैन मतलब चूज वट एवर दे वांट, मतलब लेकिन ये है कि अगर आपको ऑलवेज रीथिंक अबाउट योर प्लान्स, कि अगर नहीं हो रहा है तो मे बी इट्स साइन फॉर यू, यू शुड थिंक अबाउट समथिंग एल्स, और यू नो अबाउट योर कैपेसिटी दैट यू कैन वर्क लिटिल हार्डर, और फिर आप वो करें। लेकिन उस टाइम पीरियड को फिर जो रहेगा, वो जो फेज है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो टेम्परेरीली बहुत सारी आपको कुछ नेगेटिव आइडियाज देगा अबाउट योर ओन सेल्फ, अबाउट द एफर्ट्स दैट यू मेड, ठीक है, एवरीथिंग। तो वो, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी टेम्पररी फेज, क्योंकि वो एक एक्यूट क्राइसिस हुआ और उसके बाद आपको इट इज रिजल्टेड इन सर्टन अनडिजायर्ड अनवांटेड फीलिंग्स। सो उसको हम डिप्रेशन लेबल नहीं करेंगे, उसको हम एंजाइटी लेबल नहीं करेंगे अनलेस इट मीट्स द क्राइटेरिया, और वो सो लेकिन द ट्रॉमा इटसेल्फ डजंट से कि वो उससे आपको एवरी टाइम यही होगा। सो इट विल पास एज द टाइम पासेस, तो चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सेटल होनी शुरू हो जाएंगी, आपके आइडियाज थोड़े से शेप होंगे कि, एंड देन द मोटिवेशन विल कम बैक अगेन कि आपको आगे क्या करना है, रीअटेम्प्ट करना है, यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। सो आई थिंक देयर इज नो करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट। आप सिर्फ उसके अंदर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, उसको आपको बेसिकली देखना है कि वो आप कैसे किन एक्सपेक्टेशंस के साथ वहाँ एंटर हो रहे हैं उस। सही। थैंक यू डॉक्टर हमजा। एक और सवाल है हमारा, नॉट मिलता जुलता बट इन द सेम स्पेक्ट्रम। आई थिंक किसी एम्प्लॉयर ने ये क्वेश्चन किया है कि अपने एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज सीइंग देयर एम्प्लॉयज स्ट्रगलिंग इन द वर्क प्लेस। तो डॉक्टर हमजा या डॉक्टर बिलाल, एनीवन हु हैज एनीथिंग टू से अबाउट दैट? तो तो आई विल ऐड कि कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाउ आर दे वर्किंग, सो बेसिक पंक्चुअलिटी से देख लें कि अगर वो दे यूज्ड टू बी पंक्चुअल और फिर दे आर मिसिंग गोइंग टू वर्क या दे आर कमिंग लेट, तो ये कुछ बेसिक साइंस हैं। तो कौन से साइंस हो सकते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। कुछ उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं उस पर चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि वो पहले जितना एफिशिएंटली काम कर रहे थे, तो वो चीजें आपको दिख रही हैं। दूसरा ये है कि उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपको बहुत ऐसे लिमिटेड लग रहे हैं कि जैसे वो पहले जितना सोशल हुआ करते थे अब थोड़े आइसोलेटेड रहने लग गए हैं, या पहले जितना इंटरेक्ट करते थे अब खामोश होने लग गए। सो दीज आर सर्टेन साइंस, इससे आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट उनको हो रहा है। अब वो उनकी पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, वो वर्क रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे यू कैन, अगर ये चीज आपको फील हो रही है अपने अपने कॉलीग के बारे में, तो यू कैन आस्क देम, ठीक है, इट्स बेटर टू आस्क व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, और यू गिव देम द इन्वायरमेंट इतना सेफ कि वो उसको ट्रस्ट कर सकें, और ये भी मेक श्योर करें कि आप उनको एक कॉन्फिडेंशियल वो चीज रखेंगे, क्योंकि वी डोंट नो कि वो किस तरह के इश्यूज के साथ सफर कर रहे हो। तो अगर उनको वो एक फोरम मिले आपके स्पेस में, तो वो दे कैन एक्सप्रेस, एंड देन यू कैन, अगर आपकी खुद कैपेसिटी में है, दिस इज समथिंग वर्क रिलेटेड, तो यू कैन आस्क देम टू, तो अगर आप कुछ हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब उस वर्क एनवायरनमेंट में ये चीज़ों को बेहतर किया जा सके, या उनके इमीडिएट सीनियर हैं उनको बताया जा सके, या और अगर इतना सिवियर आपको लग रहा है कि चीजें हैं कि जो विच दे वर एबल टू कोप इन द पास्ट, लेकिन अब उनकी वो फिजिकल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, उनकी एपेटाइट डिस्टर्ब हो रही है, उनका वेट लॉस होने लग रहा है, दे आर हैविंग आइडियाज ऑफ किलिंग देमसेल्व्स, अगर इस तरफ आ गई ये बात, तो दे दे हैव टू कम टू सी अ साइकियाट्रिस्ट। तो आप उनको ये रेफर कर सकते
थैंक यू डॉक्टर हमजा। आई थिंक ये क्वेश्चन सुन के मुझे तो बहुत खुशी हुई कि देयर आर एम्प्लॉयर्स आउट देयर हु आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर एम्प्लॉयज मेंटल हेल्थ। सो आई थिंक दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग एंड थैंक यू टू द पर्सन हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आई थिंक हम सबको जो है एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ के बारे में, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे अंडर काम कर रहे हैं, आई थिंक वी शुड ऑल बी मोर अवेयर ऑफ दैट। अच्छा, दो क्वेश्चन है, आई थिंक हम उनको साथ एड्रेस कर सकते हैं। एक तो ये है कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप किस तरह एक अच्छी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं। हम दोनों के बारे में बात कर चुके हैं, तो आई थिंक हेल्दी कोपिंग एंड मैल अडेप्टिव कोपिंग के ऊपर अगर हम एक ब्रीफ सा रिफ्रेशर दे दें ऑडियंस में, ये दो क्वेश्चंस आए। Should I answer this one? जी जी, गो अहेड डॉक्टर बिलाल। सो मैल अडेप्टिव कोपिंग की हमने पहले भी बात की थी। मैल अडेप्टिव कोपिंग में सारी वो चीज़ें होती हैं जो विच यू अ पर्सन यूजेस टू डील विद द स्ट्रेस, एंड वी कॉल देम मैल अडेप्टिव। हम उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से आपको या किसी और को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। मैल अडेप्टिव कोपिंग में अगर हम बात करें तो जैसे हमने एक जनरली बात की थी कि कल्चर जो होता है मेन के उसमें कि वायलेंस या अग्रेशन जो है एक ये तरीका होता है जिसके जरिए आप जो है अपने गुस्से का या अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं। अदर जो चीज़ें इसमें दूसरी होती हैं वो ये है कि या तो आपने आइसोलेट कर लिया अपने आप को, बिल्कुल बंद कर लिया उस चीज़ को, अपने तक रख लिया, लेकिन आप खुद उस एक्सपीरियंस में बहुत मुश्किल से वक्त गुजार रहे होते हैं। आपने किसी से शेयर नहीं किया, आपने अपने अपने तक रखा बिकॉज आपको लगा कि लोग मजाक उड़ाएंगे या जो है शर्म मुझे आएगी, या इस तरह की जो भी हमारे कॉमन थीम्स होते हैं कि लोग मुझे नफसियाती बोलेंगे, ये वाली चीजें होती हैं। तो एक तो ये हो गया कि उसकी वजह से आपने आइसोलेट कर लिया अपने आप को, एंड उससे फिर जो है यू कैन मूव ऑन के कुछ लोग जो हैं वो कोप करने के लिए सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कैनबिस हो गया, अल्कोहल हो गया, या कोई और सब्सटेंस हो गई जो जिसकी वजह से फिर उस टाइम पे तो वो रिलैक्स फील करेंगे, लेकिन ओवर टाइम ये होगा कि उनको आदत लग जाएगी उस चीज़ की, और जब भी किसी किस्म का स्ट्रेस फिर बढ़ेगा तो वो फिर सब्सटेंस का इस्तेमाल बढ़ जाएगा वो, एंड वो फिर उसके हेल्थ इश्यूज उससे रिलेटेड वो फिर आप समझें कि वो एक मतलब एक तरह से एक पूरा वो है प्रोग्रेशन होती है उसकी। एंड ज़्यादा जो और कोपिंग में अगर हम फिर बात करेंगे तो ये इन चीज़ों की वजह से इट लीड्स टू सीरियस मेंटल इलनेसेस अगर इन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाए सही टाइम पे। हेल्दी कोपिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हेल्दी कोपिंग के बहुत सिंपल एग्जांपल्स इस तरह के भी हो सकते हैं कि आपके कोई करीबी दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर है जिसके साथ आप जो है कंफर्टेबल हैं या सेफ फील करते हैं, सपोर्टेड फील करते हैं, तो आपने उनसे जाके चीज़ अपनी जो भी प्रॉब्लम है या स्ट्रेस है उसको शेयर किया, या आपने जो है वो उनके साथ जो है ना उसका कोई हल निकालने की कोशिश की। तो दैट्स लाइक सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम। आपका कोई सपोर्ट सिस्टम हो जिसमें आपने उस चीज़ को एक्सप्रेस किया। और चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं हेल्दी कोपिंग में, उसमें आपकी फिजिकल हेल्थ का भी रोल होता है कि आप फिजिकली कितने हेल्दी हैं, बिकॉज दैट आल्सो अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ। तो अ लॉट ऑफ पीपल, काफी सारे लोग आप देखते हैं पार्क में वॉक जो करते हैं शाम में, या जो है जिम जाते हैं, जो जो उस तरह उसको अपनी उसको चैनल करते हैं अपनी जो भी स्ट्रेस है या जो भी चीज़ है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उनके लिए। तो इट कैन बी चैनल्ड इन सो मेनी डिफरेंट अदर वेज कि आपने जो है वो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ली, या आपने कोई रिलैक्सेशन की टेक्निक्स हो गई, ये वाली चीजें आपने कर ली। दीज आर ऑल वेज जिसमें आप हेल्दी तरीके से इन चीज़ों से कोप कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें अगर सीरियस साइकाइट्रिक इलनेस है या सीरियस मेंटल इलनेस है तो बेस्ट तो यही है कि आप यू सीक हेल्प। लेकिन व्हेन इनिशियली जो कोपिंग की स्ट्रेटजीज अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये वाली चीज़ें आ जाती हैं सारी, एंड अदर थिंग्स लाइक जर्नलिंग हो गया या इस तरह की चीज़ों की जिसमें उस चीज़ का इजहार कहीं ना कहीं हो रहा है। एंड लर्निंग अ स्किल, मे बी लर्निंग अ न्यू स्किल, या जिस तरह हम कहते हैं कि आर्ट या म्यूजिक या इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, क्रिएटिव एक्सप्रेशन जिसमें होता है। सो दीज आर ऑल लाइक एवेन्यूज फॉर हेल्दी कोपिंग। एंड ऑब्वियसली लाइक हैविंग अ जेन्युइन सपोर्ट ग्रुप या सपोर्ट सिस्टम जिसमें आपके कोई बेशक दोस्त हों, नेबर्स हों, या आपके कोई फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों। हैविंग अ जेन्युइन सपोर्ट ग्रुप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफ़ी दफ़ा हम सेफ फील नहीं करते और हमें पता भी नहीं होता कि फिर हम किसके साथ जाके
अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, तो ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता। सही। सो वी हैव अ लॉट मोर क्वेश्चंस बट आई थिंक हम सिर्फ एक या दो सवाल ही ले सकते हैं। तो एक जो सवाल आया है हमारा वो ये है कि क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा फ्रॉम अ सेपरेटेड फैमिली कॉज नार्सिसिस्टिक बिहेवियर इन मेन? क्योंकि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स एक जो टर्म है बहुत आजकल कॉमनली इस्तेमाल की जा रही है। सही है। It's not a psychotic illness, सिर्फ behavior है। How can men overcome this? Dr. Hamza, Dr. Bilal, whoever would like to take this question. तो इसका जवाब देने से पहले एक प्रीवियस जो आपने सवाल किया था ना, उसपे एक आपने पूछा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जी कि फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू हैव हाउ कैन यू मैनेज योर मेंटल हेल्थ इफेक्टिवली। तो उसका एक ये है कि बेसिक उसका आपको ये समझने की जरूरत है कि वट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी डू यू हैव, उसका एक टाइम आउट भी होना जरूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप वर्क प्लेस पे हैं, तो देन यू आर ऑल्सो वरीड अबाउट समथिंग एट होम। तो एक डिस्कनेक्ट नहीं रहता है। या फॉर एग्जाम्पल आप कहीं फ्रेंड्स की गेट टुगेदर में हैं और वहाँ पे आपको अपने वर्क रिलेटेड कोई मैटर के बारे में यू आर वरीड, तो डिस्कनेक्ट नहीं है। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे यू आर एब्सोल्युटली फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इफेक्टिवली मतलब इट विल मेंटेन अ गुड स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर मूड, एंजाइटी एंड वरी। वरना जो है वो, अगर आप जो है वो अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एग्जैजरेटेड महसूस होगी और वो एवरीथिंग विल बी अ बर्डन। ठीक, तो वो एड ऑन लगेगा कि कोई भी चीज एंड नहीं हो रही है। सो देयर हैज टू बी अ क्लियर disconnect from whatever that you are doing in certain point in time. So you have to be focused and attentive towards that. Now coming to the second question, वो आपने क्या पूछा था? हाँ, childhood trauma. So childhood childhood trauma trauma, in narcissistic traits and narcissistic personality. तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जो है वो, एक तो स्पेसिफिकली अगर आपने पूछा है, तो बहुत रेयर है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ आपको कोई पेशेंट बने। अ लॉट ऑफ टाइम्स और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स मिल सकते हैं जो कि और जो कलेक्शन हो, मतलब कलेक्टिवली वो और भी पर्सनालिटी ट्रेट के साथ प्रेजेंट करेंगे, तो वो सिर्फ एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर बहुत रेयर आपको मिलेगा। सेकेंडली, चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो किसी भी तरीके से आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। तो एब्सोल्युटली हम नहीं कह सकते कि सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में शेप करेंगे। देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो जो कि उसको वो किस तरह का ट्रॉमा है, उस ट्रॉमा की वजह से इंडिविजुअल का परसेप्शन क्या था अबाउट दैट ट्रॉमा, उस ट्रॉमा से उस एज ग्रुप में कोप कैसे किया गया था, उस कोपिंग के दौरान सपोर्ट कैसी थी। ये सारा जो व्यूज और आइडियाज उस एज ग्रुप में डेवलप हुए थे, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वहां पे मैटर करते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। तो द आंसर इज नो, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन से टाइप ऑफ स्पेसिफिक मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं उनका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ कोई डायरेक्ट लिंक है। तो वेरियस पर्सनालिटीज डेवलप हो सकती हैं और कोई स्पेसिफिक एक डिसऑर्डर नहीं होगा, डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे। Right. Thank you so much, Dr. Hamza and Dr. Bilal. I'm really sorry we had a lot more questions, लेकिन हमारा टाइम जो है काफी लिमिटेड है। तो any closing remarks from you two? चलें फिर मैं पहले, मेरा क्लोजिंग रिमार्क तो यही होगा कि फॉर ऑल men who are struggling with any sort of mental health challenges, the best thing to do would be to seek support and seek help, and don't wait for it कि वो चीज़ जो है worsen हो। seek help. So I'll just my comment is कि अगर कोई भी चीज किसी भी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो टॉक अबाउट इट,
first. So don't keep it inside. Find a person, find a friend, talk about it, and let it out. जो भी जिस चीजों से भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, देन और अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ के फंक्शंस को इम्पेयर कर रही हैं, आपके वर्क को, मैरिटल लाइफ को, एनीथिंग, तो यू कैन सीक हेल्प। और जो बेसिक, मैं किसी भी अपने पेशेंट्स को ये बात कहूँगा, तो मैं यहाँ भी कहता हूँ कि जो भी साइकियाट्रिक दवाएं हैं वो सारी जिंदगी के लिए नहीं होती, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक इस्तेमाल होती हैं। सारी दवाएं डिपेंडेंसी नहीं कराती हैं। दवाओं के कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत माइनर पॉपुलेशन में होते हैं, और तरह की दवाएं भी मौजूद होती हैं, तो दवाएं शिफ्ट भी की जा सकती हैं। तो ये मेरा मैसेज है, हेल्प लीजिए इन केस आपको जरूरत महसूस हो। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमजा एंड डॉक्टर बिलाल। हमारी ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इंटरेस्टिंग हमें सवाल भेजे। बहुत सारे सवालों तक हम पहुंच नहीं सके, लेकिन आई थिंक मे बी इन द फ्यूचर वी कैन हैव मोर सेशंस। हम और पैनलिस्ट को बुला सकते हैं और इसके ऊपर मज़ीद और बात की जा सकती है। आई थिंक इट्स अ वेरी पर्टिनेंट टॉपिक एंड इट्स अ वेरी आई रियली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव फ्रॉम AQ. So thank you everyone. Thank you for joining, and inshallah we'll see you later with something new from the Department of Psychiatry.